Hello students, today we are going to start chapter 6 changes around us. So basically in this chapter we are going to learn about reversible and irreversible changes and physical and chemical changes and some of their properties. So first we'll have to know what do you mean by change. Change मतलब परिवर्तन. किसी भी सब्सटेंस का अगर साइज, शेप, कलर, फिर स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन सब चीज़ अगर चेंज हो मतलब उससे हम बोलेंगे दैट सब्सटेंसेस वी कैन से इज चेंजेस. सो दीज थिंग्स आर नोन एज चेंजेस, परिवर्तन. So first we'll know reversible and irreversible changes. So changes that occur around us. So in our environment around us many changes are going on, which sometimes we notice, sometimes we do not notice. So those changes can be broadly categorized as reversible or irreversible changes depending on whether they can be reversed or not. Okay, first हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस. चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. सो दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड टू इट्स इनिशियल फॉर्म, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से ले जा सकते हैं उसके पहले के फॉर्म में, उस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस. एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तब समझ आएगा. सपोज एक आइसक्रीम लेने के बाद अगर वो ज़्यादा देर तक हमने रख दिया बिना खा के, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा. द हीट ऑफ द एटमोसफियर विल मेल्ट द आइस. सो कैन यू चेंज द मोल्टेन आइसक्रीम बैक इनटू ए सॉलिड. जो आइसक्रीम जो मेल्ट होकर जो पानी बन गया है, उसको क्या हम वापस से उसको हम बर्फ़ बना सकते हैं, उसको क्या वापस से आइस बना सकते हैं? यस. अगर उसको हम फ्रीज़र में रख दें तो आइस बना सकते हैं. सो ये एक चेंज हुआ कि नहीं. फ्रॉम फर्स्ट ये क्या हो रहा है, फर्स्ट इट्स चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड आइसक्रीम टू द लिक्विड. जब वो मेल्ट होगा वो लिक्विड हो जाएगा. उस लिक्विड को अगर हम वापस से फ्रीजिंग करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तो वो वापस से सॉलिड बन जाएगा. सो दिस इज ए रिवर्सिबल चेंज. वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगेन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. सो molten आइसक्रीम कैन बी चेंज्ड बैक टू सॉलिड फ्रॉम, दस मेल्टिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज. सो वो सब चेंज जिसको हम एक फॉर्म में से उसके पहले फॉर्म में वापस भेज सकते हैं, सो दोज चेंजेस आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस. Melting of butter and chocolate are also reversible changes. So what about changes such as condensation, freezing and evaporation of materials? So if we take some ice cubes from the freezer and keep them outside, the ice cube will absorb heat from the surrounding and melt. जब हम क्या करेंगे, फ्रिज से कुछ आइस क्यूब निकाल कर अगर हम ऐसे ही बाहर रख दे, हीट में रख दे, ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दे, सो आफ्टर सम टाइम विल सी द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. आइस क्यूब्स विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट विल मेल्ट इनटू वाटर. व्हेन दिस इज हीटेड फॉर सम टाइम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. सो फर्स्ट क्या हुआ, सॉलिड आइस से लिक्विड बना. लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो वाटर विल स्टार्ट इवापोरेटिंग एंड इट विल लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉयल एंड इवापोरेट. बॉइलिंग होने के बाद वो इवापोरेट हो जाएगा, उसका स्टीम बनने लगेगा, उसका भाप बनने लगेगा, एंड इस्केप्स फ्रॉम द कंटेनर. एंड वो क्या होगा, इस कंटेनर से इस्केप करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ठीक है. नाउ यू नो कंडेंसेशन, जब वेपर को हम किसी कोल्ड सरफेस से उसको हीट करते हैं, व्हेन वी हीट द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड against a cold surface, the vapors again from gaseous state it is again converted to the liquid state. So देखो, if you hold a lid over the container, यहाँ पे अगर हम एक मेटल का लीड रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्टेम है वो यहाँ से निकल कर यहाँ पे टकराएगा,
मेटल का जो सरफेस है दैट इज़ कोल्ड, और लिक्विड और जो गैस है, गैस को कूल करने से ही वापस से लिक्विड बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, सॉलिड आइस हमने लिया, मेल्टिंग होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को जब वापस से हम कूल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मेटल लिड, वो कंडेंस होके वापस से लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस वाटर कैन बी कूल डाउन फर्दर एंड केप्ट इन द फ्रीजर टू फॉर्म आइस अगेन। और इस वाटर को अगर वापस से हमने फ्रीज़र में रख दिया तो ये वापस से आइस बन जाएगा। सो एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ कि नहीं, पहले सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से लिक्विड को हीट देने के बाद ये वेपर्स बना, वेपर्स को अगर कूल करने के बाद ये क्या बना, फिर से लिक्विड बना, लिक्विड को अगर वापस से हम कूल करेंगे तो वो क्या बनेगा, वापस से आइस बन जाएगा। सो दिस होल साइक्लिक चेंजेस इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। मतलब एक चेंज में से दूसरा चेंज में अगर कन्वर्ट हुआ भी, उसको हम वापस से पहले के चेंज में ला सकते हैं। सो दोज चेंजेस आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल चेंजेस। सो रिवर्सिबल में क्या था, जो सब्सटेंस अपना फॉर्म चेंज कर रहा था उसको हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस से वापस से उसके जो पहले का फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज में चेंज परमानेंट होता है। एक बार चेंज हो गया एक बार तो इट्स कंप्लीटेड, उसको हम वापस से पहले के फॉर्म में नहीं ले जा सकते। ठीक है, सो चेंजेस दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते, वी कैनॉट गो बैक। So there are a large number of irreversible changes that takes place. This results in a new material being produced which may or may not be useful. So irreversible changes में क्या होता है, new materials with new properties are formed. Okay. Examples of irreversible changes: ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get back the raw fruit from the ripened or matured one. ये देखो, ये कच्चा केला है, ये एकदम पक्का केला है। ठीक है, जब ये केला एकदम वो पक गया, व्हेन इट राइप्स, इस पके हुए केले से वापस हम ये जो कच्चा जो केला है वी कैनॉट गेट बैक ए रॉ बनाना फ्रॉम ए ripened or matured banana. So this type of changes is irreversible change, जिससे हम पहले के जो सब्सटेंस है उसको हम वापस से हमें नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, बेकिंग ऑफ केक। जब केक बनाते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं बोलो तो, फ्लोर यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, फिर बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, फिर एग यूज़ करते हैं, उसको बीटिंग करते हैं, बीटिंग करने के बाद उसको कुछ प्रोसेसेस करते हैं। गर्ल्स विल नो इट बेटर। ओके, कुकिंग। सो जब इसको हम वापस से उसको प्रेशर कुकर या कुछ ओवन में उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो अच्छा से मिक्स अप होता है, बॉयल होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो वो सब होने के बाद केक बनता है। अब एक बार अगर सॉरी अगर एक बार केक बन गया तो उस केक से वापस हम जो है आटा, मैदा, तो फिर एग, फिर चीनी भी होता है, चॉकलेट, फ्लेवर दे दिया, इन चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते। वी कैनॉट सेपरेट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केक। केक का जो भी इंग्रेडिएंट्स है एक बार केक बनने के बाद उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई बेकिंग ऑफ केक क्या कहलाएगा, इट इज़ ए इरिवर्सिबल चेंज। वी कैनॉट चेंज और रिवर्स द प्रोसेस। देन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। फ्लावर्स कैनॉट गेट बैक टू बड्स। जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो फूल का कली होता है उसको बड कहते हैं। एक बड आफ्टर ग्रोइंग इट ग्रोज इनटू ए बिग फ्लावर। सो वो बिग फ्लावर फिर से तो बड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So this is an irreversible change. Then milk gets spoiled when not refrigerated, particularly in summer. So गर्मी के दिन में क्या देखते हो, अगर मिल्क को हम अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे, वार्म नहीं करेंगे, और रात को अगर हम
फ्रीज़र में नहीं रखेंगे तो सुबह उठ के क्या देखेंगे, वो मिल्क फट चुका है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एंड जो बैक्टीरिया है वो मिल्क के जो पार्टिकल्स है उसको तोड़ देते हैं, सो कार्ड बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कार्डलिंग और सोरिंग ऑफ मिल्क विच इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। फटे हुए दूध से हम वापस से अच्छा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। सो दिस इज वाई इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। जब हम पेपर को जलाते हैं तब क्या होता है, ऐश प्रोड्यूस होता है ना, छाई प्रोड्यूस होता है। उस ऐश से क्या हम वापस से एक पेपर, ऐसा पेपर बना सकते हैं। इस पेपर को जलाने के बाद क्या होगा, राख बन जाएगा। राख से या ऐश से हम वापस से इस पेपर को, वी कैनॉट गेट बैक दिस पेपर फ्रॉम द ऐश अगेन। दिस इज वाई बर्निंग ऑफ पेपर is also a irreversible change. Not only paper, burning of any substance is an irreversible change. Cooking of food is an irreversible change because we cannot get back the ingredients in their original form after cooking. So कोई भी अगर हम बना रहे हैं, सपोज हम क्या बना रहे हैं, सपोज हम मीट बना रहे हैं या फिश बना रहे हैं। सो कुक करने के बाद या फिश को काटने के बाद उस फिश को हम तो वापस से नहीं वो कर सकते ना, पहले के फॉर्म में नहीं ले जा सकते। एग्जांपल बेकिंग ऑफ केक हो गया। एग सपोज एग को हमने बॉयल किया और अभी मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि नहीं, वापस से पहले का जो फॉर्म था, ओरिजिनल जो अंडा था, उसमें हम वापस ले जाएंगे। वी कैनॉट डू दैट बिकॉज ये इरिवर्सिबल चेंज है। बिकॉज जब हम किसी सब्सटेंस को बॉयल करते हैं, उस सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस इज इरिवर्सिबल। दोज केमिकल रिएक्शंस इज इरिवर्सिबल, ओके। all chemical reactions are not irreversible, only those which takes place in case of cooking. Then okay, so मेन मुद्दा ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में। रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, वी कैन गेट बैक और रिवर्स द प्रोसेस, और इरिवर्सिबल चेंजेस में वी कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस, वो परमानेंट होते हैं। जो रिवर्सिबल चेंजेस है वो टेम्पोररी चेंज भी हम बोल सकते हैं, जो इरिवर्सिबल चेंज है उसे हम परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो इन शॉर्ट, बहुत आसान भाषा में अगर हम बोलते हैं, फिजिकल चेंज मतलब, फिजिकल मतलब क्या है, कुछ भी सब्सटेंस का साइज, शेप, फॉर्म, कलर, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। इसी पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल। और केमिकल क्या बोलते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस टाइप ऑफ चेंजेस को, दोज टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। सी व्हेन वी टेयर ए पेपर इनटू 2 पीसेस, हमें क्या मिलता है, छोटे छोटे ऐसे पेपर का टुकड़ा मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, क्योंकि एक बड़ा टुकड़ा को हम जब तोड़ते हैं वो छोटा छोटा साइज बन रहा है। सो चेंज इन साइज एंड शेप, सो ये एक फिजिकल चेंज है। सो दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। सो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है फिजिकल चेंजेस में। माइंड इट एंड रिमेंबर इट, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। जो पहले का जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसी का साइज, शेप या फॉर्म चेंज होता है। यहाँ पे देखो, बड़े पेपर से को हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पेपर से पेपर ही तो बन रहा है, ठीक है। ये पेपर लिया, इसको तोड़ने के बाद या इसको तैयार करने के बाद वो तो पेपर ही रहेगा ना। सो फिजिकल चेंज इज जनरली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग। देखो फिजिकल चेंज कब कब होते हैं, जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब जब आइस मेल्ट होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फिजिकल चेंज है। देन क्योंकि यहाँ पे कोई नया चेंज इन स्टेट है, दिस इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड।
कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ये सब वाटर का ही फॉर्म है। जो आइस है वो तो वाटर ही है, वो तो पानी ही है। फ्रीजिंग, जब मेल्ट हो गया इसको, इस वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे वो वापस से सॉलिड हो जाएगा। देन कंडेंसिंग, जब वाटर को हम बॉईल करेंगे इसका वेपर्स बनेगा, वेपर्स को जब हम कूल करेंगे वो वापस से वाटर बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और क्या क्या है, ब्रेकिंग। सपोज इस पेंसिल को मैंने यहाँ पे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो तो पेंसिल ही रहेगा, पेंसिल से तो पेन नहीं बनेगा। इट इज़ ए फिजिकल चेंज। इसका सिर्फ क्या होगा, साइज चेंज होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा बस। क्रशिंग, सपोज कोई भी सपोज कैन होता है ना, कोक या सॉफ्ट ड्रिंक के कैन को हम खा के क्रश करते हैं, वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है। क्रश करने के बाद भी वो एल्यूमिनियम ही रहेगा, लेकिन उसका क्या होगा, चेंज इन शेप होगा, शेप एंड साइज, बट नो न्यू सब्सटेंस विल बी प्रोड्यूस, सो इट्स ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट कटिंग, कुछ भी चीज़ को अगर हम काटते हैं, बेंडिंग। okay, so these are examples of physical changes. Next examples of physical changes are powdering of sugar. सपोज शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो शुगर ही रहेगा। सो दिस इज ए फिजिकल चेंज। स्लाइसिंग, कटिंग, श्रेडिंग, ग्रेटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड से हम बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं, बहुत सारे ज्वेलरीज, डिफरेंट टाइप्स के ज्वेलरीज बनाते हैं, लेकिन वो गोल्ड का क्या है, फिजिकल चेंज है। गोल्ड को फिजिकली चेंज करके उसको ज्वेलरीज में फिजिकली चेंज करके उसे डिफरेंट शेप्स दिया जाता है, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स डिज़ाइन करने के लिए। बट वो जो मेन मटेरियल है वो गोल्ड ही होता है, लेकिन उसका सिर्फ चेंज इन शेप, चेंज इन साइज हो रहा है, चेंज इन फॉर्म। ओके, so all these are physical changes, are the original substances remain same but in a new form. So all of these are physical changes, ये सब physical changes है। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो सेम रहता है बट इन ए न्यू फॉर्म, ओनली व्हाट आई हैव सेड, फॉर्म चेंज होता है, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, सपोज गोल्ड के डिफरेंट ज्वेलरीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरीज है। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, गोल्ड है, बट जो डिफरेंट डिज़ाइंस है that are forms of gold, गोल्ड के डिफरेंट फॉर्म्स है वो। ठीक है, so now all irreversible changes and some irreversible changes are physical changes. All reversible changes and some irreversible changes are physical changes. So physical changes are mostly reversible, उसको हम वापस से पहले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पेपर को हमने तोड़ दिया, इसको आसानी से हम एक टेप के या ग्लू के मदद से हम वापस से इसको एक पूरा एक पेज वापस से हमें मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, बिकॉज वी कैन रिवर्स द प्रोसेस। एक सपोज ये रिंग गोल्ड से बना हुआ है, सो गोल्ड को एक डेफिनिट शेप दिया गया हुआ है, देखो एक डेफिनिट शेप है इसका। अगर इस रिंग से सपोज इसी रिंग से मुझे दूसरा डिज़ाइन बनाना है, या कुछ सपोज मुझे एक दूसरा कुछ बनाना है गोल्ड का, तब मैं जब ज्वेलरी में जाऊंगा तो मैं जब बोलूँगा अंकल मुझे इसको तोड़ के दूसरा चीज़ बनाना है, तो वो लोग क्या करेगा, इसको मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के बाद जितना सोना बचेगा उस सोने से वो लोग अलग चीज़ बनाएगा। सो दिस इज़ ए दिस इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज एक ही गोल्ड से हम दूसरे इसको हम वापस से जो रो गोल्ड है उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ओके, breaking of glass is irreversible and also a physical change, as glass cannot be reconstituted to its original shape. ग्लास को हम किसी भी तरीके से जोड़ नहीं सकते, बिकॉज वो ग्लास जब मैन्युफैक्चर करते हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उसको हम
फिजिकली जोड़ नहीं सकते, हाँ, लेकिन केमिकली उसको हम जोड़ सकते हैं, फिजिकली उसको हम जोड़ नहीं सकते। सो दिस इज़ वाई ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ये एक फिजिकल चेंज ही है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार टूट गया उसको हम वापस से जोड़ नहीं सकते। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक गए फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस कब होगा? जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे। सपोज दिस बर्निंग ऑफ लीव्स इज ए केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, ऐश प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कुछ भी चीज़ को अगर हम आग देते हैं, उसमें फायर करते हैं, उसको बर्न करते हैं, एंड बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होके ही जो लीव्स है उस और जो भी सब्सटेंसेस है उसका ऐश बनता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। गुड, यस सर, गुड आफ्टरनून। ओके, ASHUTOSH। Okay, sir, any meeting or some? Okay, sir. Okay, sir, thank you. So when we burn leaves, it will produce some smokes and it will produce ash. So जो बट जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है बर्न होने के बाद, इट्स नॉट लीव्स एनी मोर। वो लीव्स नहीं रहा, वो क्या हो गया, ऐश बन गया, बिकॉज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग हियर। एंड बिकॉज ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिस टाइप ऑफ चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है, वी कॉल दोज चेंजेस एज केमिकल चेंजेस। सो बर्निंग ऑफ लीव्स इज ए केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड इट इज डिफरेंट। The new substance which are forming, they are very different and have entirely different properties. ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो लुक है, सब कुछ डिफरेंट होता है, अलग होते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ LPG। हमारे घर में जो गैस होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स, वुड एंड कोल, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो जंग लगता है, रेस्पिरेशन मतलब जो हम फूड खा रहे हैं, फूड जब डाइजेशन होकर जब वो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज आफ्टर ब्रेक डाउन बाय ऑक्सीजन, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करके कि व्हाट इट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। सो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल। सो देखो, केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। जो भी केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल है। जितने भी केमिकल चेंजेस है, दीज आर इरिवर्सिबल बिकॉज दे आर परमानेंट चेंजेस एंड वी कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस। कार्डलिंग ऑफ मिल्क रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। सो जब दूध जब फटता है, जो कार्ड बन जाता है, उस कार्ड से इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन होता है। वहाँ पे बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं। बैक्टीरिया उस मिल्क के जो फैट्स है, उसको तोड़ते हैं। फैट को तोड़ने के बाद जो मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाता है, लिक्विड सॉलिड पार्ट अलग अलग हो जाता है। ओके, सो it is a chemical change. Burning of candle is often cited as a physical change. So burning of candle में दो चीज़ें होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल में, एक कैंडल को हम जब जलाते हैं तब नोटिस करना क्या होगा, बर्न हो रहा है, कैंडल का जो फ्लेम है
इसका जो थ्रेड है वो तो कंटिन्यूअसली बर्न होता है. सो बर्निंग इज ए व्हाट, केमिकल चेंज. और जो वैक्स है वो देखना, वो वैक्स क्या है, कैंडल का जो वैक्स है वही तो फ्यूल है. वैक्स वो भी एक पेट्रोलियम सब्सटेंस है. सो कैंडल का जो उसका जो थ्रेड है वो वैक्स के हेल्प से ही वो जलता रहता है. ठीक है. तो एक कैंडल को जब हम जलाएंगे, सपोज ये कैंडल है, थोड़ा देर बाद क्या होगा, इतना छोटा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा. एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट इज ए फिजिकल चेंज. सो in case of burning of candle we can say it is both a physical change and a chemical change. So next हम क्या देखेंगे, expansion and contraction of materials. expansion मतलब expand होना, साइज या शेप में बड़ा होना. contraction मतलब छोटा होना, साइज या शेप में कंट्रैक्ट होना. सो अभी एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन कब होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें एक्सपांशन होता है, और किसी भी सब्सटेंस को अगर हम कूल करेंगे तो वहाँ पे कंट्रैक्शन होता है. सो सी, सम मटेरियल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड सम कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग. एक्सपांशन ओनली ऑन हीटिंग, कुछ भी सब्सटेंसेस को अगर हम हीट करेंगे तब भी वो एक्सपांशन होगा, और कुछ भी सब्सटेंसेस को अगर हम कूल करेंगे तभी वो कंट्रैक्ट होगा. ठीक है. तो हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स एक्सपांड और बिकम लूज. ओके. जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को हीट करेंगे तो उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो लूज होगा और एक्सपांड होगा. कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मटेरियल कंट्रैक्ट और बिकम लाइट. किसी भी सब्सटेंस को जब हम कूल करेंगे उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, उनमें जो गैप्स होगा वो कम हो जाएगा और वो कंट्रैक्ट होगा और टाइट होगा. विल सी इट हियर. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो दिस एक्सपेंशन प्रोसेस इट डिफर्स. एक सॉलिड में जितना होगा, लिक्विड में उतना होगा, गैस में कितना होगा, सो सभी में वेरी करेगा. सो इट वेरीज इन डिफरेंट states, solid, liquids and gas. Gases expand the most whereas solid expand the least. So gases में क्या होता है, जो particles है, gaseous जो particles है वो already एक दूसरे से दूर रहता है. ठीक है. तो वो easily क्या होता है, जब हम उसको हीट करेंगे वो और दूर चला जाता है, एक्सपांड हो जाता है. सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहता है. ठीक है. जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहता है, और उसको जब हम हीट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, वो थोड़ा सा ही एक्सपांड होता है. और लिक्विड इज इन बिटवीन, एक्सपेंशन इन लिक्विड इज इन बिटवीन द सॉलिड एंड गैस. सो सी, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. So railway track consists of two metal rails joined together. Small gaps called expansion gaps are. So देखो, if you notice sometimes रेल की पटरी पर देखना, दो पटरियाँ और दो रेलिंग जब एक दूसरे के साथ जब नाट या बोल्ट से जॉइन करते हैं, उस जॉइंट में देखना दोनों रेलिंग के बीच एक गैप रखा जाता है, क्योंकि ये तो बाहर पड़ा रहता है, सन का लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, वो ये हीट हो रहा है. ठीक है. तो ये, और जब ट्रेन जब चलता है तब भी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के वजह से भी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है पटरी पे. सो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये तो एक मेटल है, लोहे का मेटल, दिस इज आयरन इज ए मेटल. मेटल में एक्सपेंशन होगा बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो देखो, ये अगर गैप नहीं रखा गया यहाँ पे तो क्या होगा, जो रेलवे ट्रैक है या जो रेलवे का जो ये जो रेलिंग्स है वो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा ऐसे. अगर थोड़ा दोनों के बीच अगर गैप रहा तो क्या होगा, ये भी एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा. सो दोनों को जगह मिल जाएगा थोड़ा एक्सपेंशन होने के लिए, क्योंकि सॉलिड में एक्सपेंशन ज़्यादा तो होता नहीं है, जितना भी होता है अगर यहाँ पे गैप नहीं रखा गया तो क्या होगा, जो ट्रैक है जो ट्रेन का वो
तेरा मेरा हो जाएगा एक्सपांशन की वजह से, और ट्रेन क्या होगा, पटरी से पलट जाएगा। इसलिए यहाँ पे गैप रखा जाता है ताकि अगर जब एक्सपांशन हो जगह मिले एक्सपांड होने के लिए। नेक्स्ट, एक्सपांशन इन लिक्विड्स। सो यहाँ पे देखो थर्मोमीटर देखे हैं। थर्मोमीटर में क्या होता है, थर्मोमीटर के ऐसा जो बल्ब होता है ना एकदम नीचे वाले हिस्से में, वहाँ पे क्या होता है, इट्स फिल्ड विथ मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी ये एक लिक्विड है। मर्क्यूरी कैन एक्सपांड एंड कंट्रैक्ट। जब हम टेम्परेचर नापते हैं तो क्या होता है, वी पुट इट इन आवर माउथ और इन आवर आर्म पिट्स। तब क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उससे जो मर्क्यूरी है वो मेल्ट होता है, वो एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होके इट राइजेस इन द ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब होता है। अब जितना एक्सपेंशन होगा उतना यहाँ पे मेज़र होगा, एक मेज़रमेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक वैल्यू रहता है, स्केल रहता है, और उस स्केल के मेज़रमेंट के हिसाब से हम बोलते हैं हाँ टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ठीक है। सो दिस इज एक्सपांशन इन लिक्विड्स। देन एक्सपांशन इन गैसेस। सो एक बलून को अगर हम फुलाकर बाहर छोड़ दें, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सन में रख दे तो क्या होगा, गैसेस एक्सपांड द मोस्ट, ठीक है, गैसेस में एक्सपांशन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे एक्सपांशन होगा, वो हीट अप होगा, हीट अप होने से एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होने से क्या होगा, जो बैलून का साइज है वो ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस एट होम, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो एट होम, ओके। नेक्स्ट, कूलिंग डज द ऑपोजिट ऑफ हीटिंग। जब हीट करने से एक्सपेंशन होता है, सेम कूलिंग करने से क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। कूलिंग कॉजेज ए मटेरियल टू कंट्रैक्ट। कूलिंग कुछ भी सब्सटेंस को कूल करने से वो क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। सॉलिड कंट्रैक्ट द लीस्ट व्हेयरएज गैसेस कंट्रैक्ट द मोस्ट। सो सिमिलरली सॉलिड्स में जैसे एक्सपेंशन हुआ वैसे कंट्रैक्शन भी थोड़े ही होते हैं, बिकॉज सॉलिड्स द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर ऑलरेडी नियर टू ईच अदर, वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, सो they cannot move very much away or towards each other, ठीक है। दिस इज वाई क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत कम होते हैं। फर्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट, इफ यू होल्ड ए वेरी हॉट ग्लास टम्बलर अंडर कोल्ड वाटर इट विल क्रैक। एक हॉट ग्लास को अगर हम एक कोल्ड वाटर के टैप वाटर के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा। वाई, बिकॉज जो ग्लास का जो बाहर का हिस्सा है इट्स स्टिल हॉट, एंड ग्लास का जो अंदर का हिस्सा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, इट इज़ कोल्ड। एंड कोल्ड होने से क्या होगा, जो ग्लास में जो हीट है वो तुरंत ही, ये जो कोल्ड वाटर है इट विल ट्राई टू कंट्रैक्ट द ग्लास, particles of the glass, but the outer part of the glass is still warm and the inside part of the glass is becoming condensed or cooled, contract और cool। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लास है वो क्रैक हो जाता है, वो टूट जाता है, क्योंकि अंदर का हिस्सा, द इनसाइड पोर्शन ऑफ द ग्लास becomes cool or contracts on putting cold water, whereas the outer part of the glass is still warm. So this, due to uneven temperature inside and outside of the glass ultimately cracks. So we can say contraction in solids takes place very much lower, थोड़े ही होते हैं contraction. Then contraction in liquids, same. What we'll do, we observe that mercury can expand. Can you say that what will happen if the thermometer is allowed to cool down? So first experiment में हमने क्या किया था, first experiment में we took a boiling water or hot water and we dip the mercury thermometer. So then what happened, expansion took place in the mercury, and the mercury क्या होगा, वो it
राइज्ड अप, ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, इट इज शोइंग द राइजिंग अप ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट सेम इसी थर्मोमीटर को अगर हम एक फ्रीजिंग वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, जो मर्क्यूरी है वो कंट्रैक्ट होगा। मर्करी एक लिक्विड है, जो लिक्विड मर्करी कंट्रैक्ट होने के बाद वो क्या होगा, दिस रीडिंग विल कम डाउन अगेन, ठीक है। एंड जो मर्क्यूरी है वो अपने जो बल्ब है वहाँ पे वापस से आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वहाँ पे मोस्टली वो बल्ब के अंदर या उसके पास ही रहता है जो रीडिंग है या जो मर्क्यूरी लेवल है। Then contraction in gases. An inflated balloon is tied at the mouth of a bottle and the bottle is placed in ice cold water. What will happen? The balloon will shrink in size as the air inside the balloon contracts. So same experiment अगर हम क्या करेंगे, एक बोतल लेते हैं, बोतल के माउथ पे अगर हम एक बलून को इन्फ्लेट करके बैलून को फुला के इसको कोल्ड वाटर में रख देते हैं तो क्या होगा, बैलून के अंदर जितना भी गैस है, एयर है, उसको क्या मिलेगा, अभी कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। और गैस को कोल्ड करने से क्या होगा, वो कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट होने से क्या होगा, बैलून का जो साइज़ है वो ऐसा श्रिंक हो जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन। पहले क्या हुआ था, जब हम धूप में रख दिए थे तब क्या हुआ था, एक्सपांशन हुआ था। अगर हम सेम बैलून को अगर हम ठंडे पानी में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन। सो यहाँ पे देखो, द जाम्ड मेटल लीड ऑफ ए जाम जार कैन बी ओपन बाय हीटिंग। द जार इज इन्वर्टेड एंड ओनली द लीड इज डिप्ड इन हॉट वाटर। आफ्टर सम टाइम द लीड कैन बी ओपनड easily as the lead gets slightly expanded. So एक घर में हम कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, जो मेटल का जो ढक्कन होता है कोई भी जार में, वो क्या होता है, कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बहुत ही अगर ठंडे का दिन हो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो खोलना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब हम क्या करेंगे, वो खोल नहीं रहा है, सो व्हाट विल डू, वी कैन डीप द लीड इन हॉट वाटर। और उसको अगर हम धूप में भी रख दें तो क्या होगा, वो जो मेटल लीड है, जो ढक्कन है, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, गर्मी की वजह से एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होने से क्या होगा, वी कैन ईजीली विल बी एबल टू ओपन द लीड, ढक्कन को हम ईजिली खोल सकेंगे। Next, the fact that materials expand on heating is used in thermometers. So thermometers works on the principle of expansion and contraction. ठीक है, I have already explained this. Next, electric lines are never hung tautly between the poles. So देखो, हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, उसको कभी भी देखना एकदम टाइटली नहीं, मतलब एकदम टाइटली नहीं लगाता है वो लोग, वो लूज करके रखते हैं, ठीक है। सो दे आर हैंग्ड, और वो थोड़ा सा लूज रहता है बिकॉज वायर्स इन द आउटर एनवायरनमेंट आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जो वायर है, जो मेटल का वायर है, वो एक्चुअली किसका होता है, एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम का नहीं, वो कॉपर का होता है। सो कॉपर का जो वायर होता है, तो कॉपर इज ए मेटल एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन मेटल। एंड क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो जनरली बाहर ही रहता है, सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। गर्मी के दिन उस वायर को क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म सहना पड़ेगा, बाहर कितना गर्म है अभी सोचो। और ठंडे में क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड सहना पड़ेगा। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, गर्मी के दिन एक्सपांशन होता है और ठंडे के दिन थोड़ा कंट्रैक्शन होता है। सो इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा वो लोग ढीला छोड़ते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को, ताकि एक्सपांशन या कंट्रैक्शन ठीक से हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप एवरीवन विल गो थ्रू इट and read yourself. Thank you. Have a good day.